नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता सिंह, रिहैबिलिटेशन काउंसलर। आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एडोलसेंट चिल्ड्रन के बारे में, टीनेज चिल्ड्रन के बारे में, या यूं कह लीजिए कि किशोरावस्था के बच्चों के बारे में। अब आप सोचेंगे कि मैंने इसी एज के बच्चों का जिक्र क्यों किया। तो दोस्तों, मेरा जवाब ये है कि यही वो एज होती है जिस एज में बच्चों को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है और पेरेंट्स को बच्चों को संभालने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। यही कारण है कि फेमस अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जी स्टैनली हॉल ने इस एज को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेस का पीरियड कहा है, यानी कि एक ऐसा पीरियड जो कि तूफानों और स्ट्रेस से भरा हुआ होता है। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि किशोरावस्था का क्या एज पीरियड होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और क्या क्या इन समस्याओं का सलूशन हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किशोरावस्था का पीरियड कब से कब तक का होता है। अगर हम जर्मन साइकोलॉजिस्ट एरिक एरिक्सन की माने तो ये पीरियड 12-13 साल की एज से शुरू होकर 18-19 साल की एज तक रहता है। अब हम बात करते हैं कि किशोरावस्था के क्या क्या लक्षण होते हैं। किशोरावस्था के बच्चों के पेरेंट्स की अक्सर ये समस्या होती है कि उनका बच्चा उनसे आर्ग्यूमेंट बहुत करता है, सारा दिन लैपटॉप और फोन पर लगा रहता है, कमरे में अकेला पड़ा रहता है, छोटी छोटी बातों पर एकदम गुस्सा हो जाता है, कहना बिल्कुल नहीं मानता, अपनी ही चलाता है, इग्नोर करता है, खाना टाइम से नहीं खाता और अक्सर अग्रेसिव बिहेवियर करने लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक बात याद रखनी है कि किशोरावस्था किशोर बच्चे और उसके पेरेंट्स दोनों के लिए ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अवस्था होती है। इस समय आपको बहुत ही पेशेंस और सूझबूझ से काम लेने की जरूरत है। आप भी इस दौर से गुजरे हैं, लेकिन उस समय सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है, परिस्थितियां बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। इसलिए आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। बेस्ट तो यही है कि आप अपने बच्चे के बेस्ट फ्रेंड बनिए और हर टॉपिक पर उससे ओपनली डिस्कस कीजिए, उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कीजिए। इससे पहले कि बच्चा कहीं और से गलत इंफॉर्मेशन ले, कोई उसे मिसगाइड करे, आप उसे सही रास्ता दिखाइए, उसे सही गाइड कीजिए। अब हम बात करते हैं किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं और उनके सल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि दोस्तों, हम सभी को पता है कि किशोरावस्था में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस होता है, जिसके कारण कई तरह की फिजिकल चेंजेस भी उनके शरीर में होते हैं। जैसे कि लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, उनके चेहरे पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, लड़कियों में पीरियड शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से अन्य भी कई तरह के फिजिकल चेंजेस बच्चों के शरीर में इस दौरान होते हैं। इसके साथ साथ एक अन्य कॉमन समस्या पिंपल की होती है, जिसके कारण भी अक्सर टीनेज परेशान होते रहते हैं। कई बार दोस्तों, कुछ बच्चे इन फिजिकल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाते और चिंता, भय, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि आप उन्हें पहले से ही इन चेंजेस के बारे में बता दें, उन्हें बता दें कि एक नेचुरल प्रोसेस है, सभी के साथ ऐसा होता है, ताकि वे इनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर सके, इन चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट कर सके। अब हम बात करते हैं इमोशनल प्रॉब्लम की। दोस्तों, हार्मोनल चेंजेस के कारण ना केवल फिजिकल चेंजेस होते हैं, बल्कि बच्चों में कई तरह के इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। मूड स्विंग होना इस एज की एक आम बात है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि इस एज में बच्चे छोटी छोटी बातों पर अचानक गुस्सा होना शुरू कर देते हैं और फिर अचानक ही खुश हो जाती हैं, या कई बार इमोशनल भी हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि इस एज में लड़कियां छोटी छोटी बातों पर अक्सर इमोशनल हो जाती हैं। इसके लिए दोस्तों, अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें फिजिकल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट कीजिए, ताकि उनकी बॉडी से सेरोटोनिन हार्मोन, जो कि एक प्लेजेंट हार्मोन है, उसका सिक्रेशन हो, जिन्हें कि उन्हें अच्छा लगे और वे खुश महसूस करें।
अगर मैं बिहेवियरल प्रॉब्लम की बात करूं तो इस एज में बच्चों में कई तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम और भी शुरू हो जाती है, उनमें कई तरह के बिहेवियर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि इस एज के बच्चे अक्सर बड़ों से आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं, अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, उन्हें इंडिपेंडेंसी पसंद होती है, रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। कई बार तो उनकी ड्रेसिंग सेंस भी अजीब हो जाती है, जो कि अक्सर घर के बड़े मेंबर को पसंद नहीं आती। जैसे कि लड़के बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर देंगे, अजीब से कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, लाउड म्यूजिक सुनना पसंद कर देंगे, जिसके कारण कई बार बच्चों और बड़ों में आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है। मैं मानती हूँ दोस्तों, इस एज में कई बार पेरेंट्स के लिए बच्चों को डील करना, बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको पेशेंस से काम लेने की जरूरत है, आपको सूझबूझ से काम लेना होगा, आपको ये मानना होगा कि ये भी एक डेवलपमेंटल एज है जो कि कुछ टाइम के बाद अपने आप बीत जाएगी। आपको बच्चों में ट्रस्ट बिल्टअप करना होगा, बच्चों को विश्वास दिलाना होगा कि आप उन पर विश्वास करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, उनको सुनना होगा, बिना क्रिटिसाइज किए हुए, बिना जजमेंट किए हुए उनको सुनना पड़ेगा। आपको ये मानना होगा कि बिना आपके सपोर्ट के, बिना आपकी हेल्प के बच्चा इस डेवलपमेंटल पीरियड को अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। टीनेज में अक्सर बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ जीना पसंद करते हैं, उन्हें किसी की रोक टोक बिल्कुल भी पसंद नहीं होते, वे अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं, जिसके कारण कि कई बार वे बुरी संगत में भी पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसे बच्चे बीड़ी, सिगरेट, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, एनाबॉलिक स्टेरॉइड आदि लेना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको अपने बच्चे के बिहेवियर, उसकी एक्टिविटीज पर तीखी नजर रखनी है। जैसे उसके खाने का शेड्यूल क्या है, उसके सोने का पैटर्न क्या है, वो किस वक्त घर से बाहर जाता है, किन फ्रेंड्स के साथ रहता है, इस पर आपको नजर रखनी है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है आपको जासूसी करनी, आपको जासूसी नहीं करनी है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है, नजर रखनी है। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चे के साथ बैठिए, उससे अपने विश्वास में लीजिए और उससे इस टॉपिक पर बात कीजिए, क्योंकि अब बच्चा बड़ा होता जा रहा है, जिसके कारण उसकी एजुकेशन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। अब उसे कई घंटों तक स्टडी करने की जरूरत महसूस होती है। कई बार बच्चे इसी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन भी ले लेते हैं। कभी उनको लगता है कि किसी स्कूल में उनका एडमिशन होगा या नहीं, या उनके मार्क्स अच्छे आएंगे या नहीं। इस एज में जनरली बच्चों में मूड स्विंग की स्टेट पाई जाती है, जिसके कारण हो सकता है एक पल में तो उनको लगे कि वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, वो हर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन भी ले सकते हैं, और हो सकता है अगले पल ही उनको लगे पता नहीं मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरा IQ कैसा है, पता नहीं मेरा एडमिशन होगा या नहीं। इस तरीके से बच्चों में ऐसा कॉन्फ्लिक्ट इस एज में जनरली बना रहता है। अगर दोस्तों आप ऐसे बच्चे के पेरेंट्स हैं तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आप बच्चे को एक तो स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अक्सर स्टडी में बिजी रहता है और छोटी मोटी एक्टिविटीज भी उसको डिस्टर्ब करती हैं, तो बेस्ट तो यही है कि आप उसकी छोटी मोटी जो एक्टिविटीज है आप उनको खुद करना शुरू कर दीजिए। बच्चों को इन एक्टिविटीज से फ्री कीजिए, उसको स्टडी पर प्रॉपर फोकस करने दीजिए। इसके साथ साथ, क्योंकि मूड स्विंग नॉर्मल बात है, अगर आपको लगे कि बच्चा अक्सर चिंता ले रहा है, उसको लग रहा है कि एडमिशन नहीं होगा, अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, तो आप बच्चे के साथ बैठिए, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, उसमें ट्रस्ट बिल्टअप कीजिए कि मुझे पता तुम कर सकते हो, मुझे आप पर विश्वास है, आप हार्ड वर्क करो, आपका एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको लगे कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है, उसको लग रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरा हर जगह एडमिशन हो सकता है, तो अब आपको बच्चे के ओवर कॉन्फिडेंस को कम करना है। आपको बच्चे को ये दिलाना है, ये बताना है कितना आसान नहीं है एडमिशन। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, तुम कर तो सकते हो। आपको बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है, आपको उसको स्टडी के लिए मोटिवेट करना है, ओवर कॉन्फिडेंस को सिर्फ कम करना है। उसको ये बताना है कि तुम कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत है। जब रेगुलर बेसिस पर हार्ड वर्क करोगे तभी आपका एडमिशन होगा। यानी आपको बच्चे के अंदर एक बैलेंस बना के रखना है, ना तो उसको ओवर कॉन्फिडेंस होने देना है और ना उसको
चिंतित होने देना है। इस एज में बच्चे अपने लुक के प्रति बहुत अवेयर हो जाते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा, इस एज में बच्चे आपको अक्सर मिरर के सामने खड़े मिलेंगे। इस एज के बच्चों की जब कोई तारीफ करता है, उनको लगातार देखता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण आपने नोट किया होगा, इस एज के लड़के अपनी बॉडी को बनाना शुरू कर देंगे और इसके लिए उनको जो भी तरीका, जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो अपना लेंगे। इसी तरीके से इस एज की लड़कियां भी अपने आप को अट्रैक्टिव बनाने की भरपूर कोशिश करती है। जैसे अगर वो मोटी है तो डाइटिंग शुरू कर देगी और बिल्कुल कम खाना शुरू कर देगी। अगर वो पतली है, बहुत पतली है, तो वो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देगी। दोस्तों, आपने नोट किया होगा, इस एज के बच्चे अक्सर फास्ट फूड पसंद करते हैं और उनका ना ही कोई प्रॉपर खाने का शेड्यूल होता है। एज ए रिजल्ट ऐसे बच्चों में कई तरह के ईटिंग डिसऑर्डर जैसे कि बुलिमिया, एनोरेक्सिया आदि होने की संभावना बढ़ जाती है, जिनका न केवल उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है बल्कि इससे उनकी स्टडी भी अफेक्ट होती है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको सुजेस्ट करूंगी कि आपको बच्चे की डाइट पर, उसके एक्सरसाइज पर, उसके सोने और उठने के पैटर्न पर ध्यान देना है। अगर आपको लगता है कि बच्चा प्रॉपरली खाना टाइम से नहीं खा रहा है तो आपको टाइम से बच्चे को हेल्दी डाइट देनी है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा अनहेल्दी डाइट के लिए फोर्स कर रहा है तो आपको उसके साइड इफेक्ट के बारे में बच्चे को बताना है। उसकी जगह पर हेल्दी डाइट को उसको लॉजिक के साथ बताना है। बच्चों को डांटना नहीं है, उसको ऑर्डर नहीं देने हैं। आपको बच्चे को विश्वास में लेना है, उसके साथ फ्रेंडशिप करनी है, उसको उसके फायदे और नुकसान के बारे में बताना है। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को फास्ट फूड ज्यादा पसंद है और उसकी बार बार डिमांड कर रहा है तो आप कभी कभी बच्चे को फास्ट फूड के लिए भी अलाउ कर सकते हैं, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पर बच्चे को हेल्दी डाइट ही देनी है। इस एज के बच्चों में सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस इश्यूज बहुत पाए जाते हैं। अक्सर बच्चे छोटी सी बात के लिए उनमें सुपीरियरिटी की फीलिंग हो जाती है और छोटी सी बात पर ही उन पर इंफीरियरिटी की फीलिंग डेवलप हो सकती है। जैसे कि हो सकता है अगर बच्चा का कलर डार्क हो, बच्चा मोटा है, हाइट कम है, तो हो सकता है छोटी छोटी बातों के लिए उसमें इंफीरियरिटी, हीनता की भावना डेवलप हो सकती है। इसके साथ साथ बच्चा बिल्कुल छोटी छोटी बातों को लेकर चिंता करना शुरू कर देता है, टेंशन में आ जाता है। स्टडी ये कहती है कि 50% मेंटल डिसऑर्डर की शुरुआत एडोलेसेंट एज में होती है। एक और दूसरी स्टडी ये कहती है कि 1/3 एडोलेसेंट इस एज में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और कई बार तो वो सुसाइड तक करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका टीनेज बच्चा किसी बात से बहुत ज्यादा सुपीरियरिटी फील कर रहा है या बहुत ज्यादा उसमें हीनता की भावना आ गई है या वो डिप्रेस्ड, चिंतित, अक्सर परेशान रह रहा है, तो आप उससे बात कीजिए, उसकी फीलिंग्स को इग्नोर मत कीजिए, उससे आराम से बैठकर बात कीजिए, अपने एडोलेसेंट एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर कीजिए। कई बार बच्चा घर पर तो दुखी दिखाई देता है लेकिन हो सकता है वो बाहर खुश हो। इसके लिए आप उसके बाहर के एनवायरनमेंट, उसके टीचर से, उसके फ्रेंड से बात कीजिए। हाँ, इस एज में बच्चों में मूड स्विंग होना, उनका मूडी होना, टेम्पर टैंट्रम कुछ हद तक तो नॉर्मल होता है, लेकिन अगर आपको लगे ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है तो आप या तो बच्चे से खुद बात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए। इस एज में बच्चे अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, वो अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, जिसके लिए कि वो कोई ना कोई रोल मॉडल सेलेक्ट कर लेते हैं और उसी रोल मॉडल के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, उसी की तरह बिहेवियर करना शुरू कर देंगे, यानी कि प्रॉपरली उसके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ये रोल मॉडल घर का मेंबर भी हो सकता है या कोई बाहर का भी हो सकता है। इसके साथ ही इस एज के बच्चों में रोल कंफ्यूजन की फीलिंग भी पाई जाती है। अक्सर जब इस एज का बच्चा छोटे बच्चों में होता है तो उसको टोका जाता है कि अब आप बड़े हो गए हो, छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो। इसी तरीके से अगर ये बच्चा बड़ों के साथ होता है और बात कर रहा होता है
तो अक्सर पेरेंट्स उसको टोकते हैं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी कैसे कर रहे हो, आप अभी छोटे हो। यानी कि बच्चे कंफ्यूज होता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो अभी बड़ा है या छोटा है। अक्सर इस एज में एक जो कॉमन प्रॉब्लम पाई जाती है, बच्चे में अपने पीयर ग्रुप के साथ कंपटीशन, जेलिस की फीलिंग भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। इस एज में अक्सर बच्चे अपने कमरे में अलग पड़े रहते हैं और फैमिली से कटे कटे रहना शुरू कर देते हैं। कमरे में पड़े रहेंगे, टेलीफोन पर बात करते रहेंगे या चैटिंग करते रहेंगे, या हो सकता है कि गेम खेलते रहे, यानी कि वो अक्सर अकेले अकेले कमरे में रहते हैं। दोस्तों, अगर आपके टीनेज बच्चे के साथ भी ऐसा ही है, अक्सर फोन पे कमरे में अकेला रहता है, तो आप बच्चे को अपने पास बुलाइए। अगर बच्चा नहीं आ रहा है तो आप भी कमरे में बच्चे के पास पहुंच जाइए, उसके साथ बात कीजिए या गेम खेलिए, या जो एक्टिविटी बच्चे को पसंद है वो बच्चे के साथ उसमें इन्वॉल्व हो जाइए। आप बच्चे के फ्रेंड बनिए, उसके फ्रेंड बन के उसके साथ इंजॉय कीजिए। बच्चे को हैंडल करते समय इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चे को रोल कंफ्यूजन ना हो। आपको ध्यान देना है कि उसको किस वक्त क्या बात कहनी है, ताकि बच्चा अच्छे से अपने रोल को पहचान सके। इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि बच्चे में कंपटीशन या जेलसी की फीलिंग है, तो आपको बच्चे में हेल्दी कंपटीशन की फीलिंग डेवलप करनी है। आपको उसको हेल्दी कंपटीशन के लिए मोटिवेट करना है, उसके अंदर जेलसी की फीलिंग नहीं डेवलप होने देनी है। इस एज के बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन की फीलिंग डेवलप होना शुरू हो जाती है। कुछ बच्चे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाना भी इस एज में शुरू कर देते हैं। कई बार वो डेटिंग भी करने लगते हैं। इस एज के बच्चों में अक्सर कुछ स्पेशल टॉपिक्स जैसे कि सेक्स पर काफी क्यूरियोसिटी होती है, वो कुछ टॉपिक्स को जानना चाहते हैं, जिसके लिए वो या तो बुक में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या अपने फ्रेंड्स से जानने की कोशिश करते हैं, या इंटरनेट पर उनका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे गलत इंफॉर्मेशन के कारण मिसगाइडेड भी हो जाते हैं। इसके लिए अच्छा है दोस्तों, आप बच्चे पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए, बच्चे के फ्रेंड सर्कल पर, उसी एक्टिविटीज पर नजर रखिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे के अंदर किसी टॉपिक को लेकर कोई क्यूरियोसिटी है, तो अच्छा है आप बच्चे से बिना किसी हेजिटेशन के ओपनली बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपके साथ फेस टू फेस किसी टॉपिक पर बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप बिना आई कांटेक्ट के बच्चे से बात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को ड्राइविंग के लिए ले जा सकते हैं और तब उससे बात करके उसकी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बच्चे को सही गाइड कर रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो आपका बच्चा बुरी संगत में नहीं पड़ेगा, बच्चा आपका बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। इस एज के बच्चों में, स्पेशली बॉयज में, एंगर और अग्रेशन काफी ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण के अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर स्कूल में बच्चों से लड़ना शुरू कर देते हैं, दूसरे बच्चों को बुलिंग करना शुरू कर देते हैं। इस एज में बच्चों में वॉयलेंस, एग्रेशन, वैंडलिज्म एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण कि बच्चा कई बार एंटी सोशल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है और जिसके काफी भयंकर रिजल्ट होते हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों आपके टीनेज बच्चे में भी एंगर और अग्रेशन ज्यादा है, तो उसकी इस एनर्जी को हेल्दी एक्टिविटीज में चैनलाइज कीजिए, जैसे दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, पंचिंग बैग पर मारना, मार्शल आर्ट सीखना, जो भी आपको ठीक लगे और जिसमें बच्चा भी खुशी खुशी इन्वॉल्व हो, खुशी खुशी करे, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व कीजिए। अपने बच्चे को दयालुता, समझदारी और एडजस्टमेंट की सीख दीजिए। बच्चे को लाइफ स्किल सिखाइए, बच्चे को डिफरेंट सिचुएशन में एडजस्टमेंट करना सिखाइए। यकीन मानिए दोस्तों, आपकी ये सीख बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इस एज में बच्चों को कभी भी ऑर्डर मत दीजिए, उनके फ्रेंड बनिए, उनसे डिस्कस कीजिए, उनको सलाह दीजिए, उनको गलत और सही का अंतर करना सिखाइए। दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो कीजिए, निश्चित रूप से आपको
आपके टीनेज बच्चे को संभालने में काफी आसानी होगी। लेकिन अगर आपको लगता है किसी पार्टिकुलर समस्या को लेकर आपको आपके बच्चे को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम पर डिटेल्ड वीडियो बनाकर आपकी हेल्प करने की भरपूर कोशिश करूंगी। दोस्तों, इसके अलावा भी बच्चों से रिलेटेड कुछ वीडियो मैंने मेरे YouTube चैनल ब्लूमिंग लाइफ पर अपलोड की हुई है, जिससे कि आप वहां से देख सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। नमस्कार।